लोग हैं अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लें, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अपने क्वेश्चन को प्रिसाइज वे में रखें और आपको एक एक करके मौका दिया जाएगा पूछने के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन बिंदु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब स्वागत करते हैं कार्तिकेयन सर का। वेलकम सर। और विभा मैम का भी, विभा मैम भी प्यारो हैं, साथ में हैं, तो मैम का भी स्वागत है, सर का भी स्वागत है। Thank you, Rupesh sir. Thank you, and गुड good इवनिंग evening सर। to all of you. गुड इवनिंग Good सर। evening. गुड इवनिंग सर। तो इससे पहले हम एक इंटरव्यू का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ था, जो हम लोग संडे को कंडक्ट किए थे। इसमें आप लोग को बताया गया था कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए। अभी रिजल्ट आने में, जैसा मैंने बताया था कि अगर आज रात को आ जाता है रिजल्ट, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो 2, 3, 4 मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। खैर, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू चल रहा है, एग्रीकल्चर सर्विसेज का कुछ इंटरव्यू चल रहा है, शायद उसमें बीपीएससी की सारी टीम उसमें बिजी है। खैर, जी जी सर, वो मैंने अलग चीजें हैं। इस बात को लेकर के एक वीडियो भी पब्लिश किया हुआ है, वो सारे बच्चों ने देखा ओके। भी होगा शायद, ठीक है। तो ये सारे हम्म। इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। अब बाद बाकी सर अब आपको गाइड करें। ओके सर। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी जो इस फेज में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने चर्चा भी किया था कि अलग अलग जो हमारा, जैसे कि पहला एक कॉपी बनाना था डीएफ का, जो डेफ में हमारा डिटेल्स है, जैसे 10th का, 12th का, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का, या आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा एक बनाना था ऑप्शनल सब्जेक्ट का, एक बनाना था हॉबी का, एक करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में भी 2 सेक्शन बांटना था, एक बिहार और एक नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ये सब मैंने जिक्र किया था कि अभी से हम लोग किन किन बिंदुओं पे, किन किन सेक्शंस पे काम करेंगे। जब करंट अफेयर्स पढ़ने की बात आएगी तो मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स को भी सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी अलग रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन अलग रहेगा, इन्वायरमेंट अलग रहेगा, साइंस एंड टेक अलग रहेगा, स्पोर्ट्स एक अलग सेक्शन है, इकोनॉमी एक अलग सेक्शन है। तो थोड़ा-सा इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। जैसे अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि एस्पायरेंट्स का न्यूज़ चल रहा है, जो मिसहैपनिंग हुआ कल ओआरएन में। तो उसमें 2-3 चीज़ बहुत चर्चे में रहे हैं, जैसे कि डीडीए और एमसीडी। कोई बताएँगे जो 69th का इंटरव्यू देने वाले हैं? मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि डीडीए और एमसीडी में क्या डिफरेंस है? कोई बताए, हैंड रेज करे और इसका आंसर दें। सर डीडीए सर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है सर, वो एक प्रसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसके तहत सिर्फ सारे आईएएस आईपीएस चुने हुए अधिकारी उसमें रहते हैं। जो एमसीडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट सर, वो एमसीडी का डेमोक्रेटिक बॉडी है जिसमें सारे चुने हुए लोग रहते हैं। जो एमसीडी की चेयरमैन है वो शायद शैली ओबराय हैं, तो वो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बॉडी है, और जो डीडीए है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ओके, थैंक यू सुमन जी। एनीवन मोर? कोई और बताना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे? अभी इतना न्यूज़ में चल रहा है, आप लोग ने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये चीज़ चल रही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एकदम बर्निंग इश्यू है। ये दोनों बड़ी चर्चा में रहा, तो इसके बारे में आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आप क्या बताएँगे? बताइए, कोई और ट्राई करिए। सर डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका स्थापना 1955 में हुआ था और ये राजधानी क्षेत्र है, उसका विकास और निगरानी को देखता है। ओके, और एमसीडी? एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाइड डिपार्टमेंट है, जो शहरी निकाय को देखता है। पता ओके, नहीं। एमसीडी का फुल फॉर्म म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या बोल रही है? देखिए, यही माइन्यूट चीजें जो है ना, इंटरव्यू में आप डेली सर सुन रहे होंगे, डेली। 27 जुलाई म्युनिसिपल को ये कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली होगा फुल फॉर्म। दिल्ली, अभी तो आपने गलत बोला, डिपार्टमेंट बोल रखा यस था। सर, सॉरी सर, यस सर, कंफ्यूज थी थोड़ा। So DDA इंटरव्यू comes under Ministry of Housing and Urban Development, Government of India, whereas MCD is a local body headed by chairman, the representative chosen by people and other members. ठीक है। ओके, देखिए, आपसे जब मैं पूछा है डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए कि पहला सिंपल बताएंगे कि डीडीए का फुल फॉर्म होता है
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एमसीडी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। डीडीए क्या है? डीडीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जबकि एमसीडी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डीडीए का काम क्या है? जो भी डेवलपमेंट दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग को लेकर के हो, कमर्शियल हॉल के लेकर के हो, या फ्लैट्स को लेकर के हो, जितनी भी चीजें डेवलपमेंट होती है सारी जिम्मेवारी डीडीए के अंदर होती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। जबकि एमसीडी एक जो हमारा पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक अर्बन बॉडी है, जिसके चेयरमैन होते हैं और एक उसमें कमिश्नर होते हैं, आयुक्त, जो कि आईएएस रैंक के होते हैं। तो आपको इस तरह से सेग्रीगेट करना है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा चीज इसका फुल फॉर्म। तीसरा, ये डिपार्टमेंट ऑफ जो डीडीए होता है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये महुआ के अंदर आता है, जबकि आपका एमसीडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका एक अपना ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका कि अपना चेयरमैन होता है, और साथ में उसके इक्विवेलेंट में कमिश्नर बैठते हैं। तो ये आपका मतलब मैं जो चाह रहा था उसमें आप क्या बताते? फुल फॉर्म, कौन सी बॉडी है, क्या उसका फंक्शन है, और उसमें कौन कौन से जो उसके कंस्टिट्यूट्स जो होते हैं, किस किस माध्यम से कंस्टिट्यूट होते हैं, बस इतना ही बताना था। आपने अगर कोई नहीं जानता हो तो सर, हेलो, ट्राई किया, लेकिन सर। आपने क्या किया? उसको मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी नहीं बनाना है, उसको एकदम सेग्रीगेट करके रखना है। तो ये आपको जब भी आप पढ़ें न्यूज़पेपर, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। बोर्ड जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में साला बोर्ड को चिकेरा में उसके बोर्ड को चिकेरा। काजल जी आपका माइक ऑन रह गया है, काजल जी आप माइक बंद करेंगे। तो जो भी मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी पढ़ें उसको एक बेहतर तरीके से लिखें, उसको सेग्रीगेट करके लिखें, सिंक्रोनाइज करके लिखें। ऐसे नहीं कि आप किसी तरह से लिख देना, पॉइंट वाइज लिखना है। किसी भी टॉपिक बनाएंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताइए सचिन जी। सर अगर मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता तो ये भी तो हो सकता है सर, एक डीडीए की जगह कुछ ऐसा। पहली बात, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो यू शुड नो, बिकॉज आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑफिसर इज सेल्फ अवेयरनेस। और ये मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं पूछा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, से पहला। दूसरा, सर मैं एक ऐसा उदाहरण, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, नहीं पता है तो उसमें आप सॉरी सर बोल सकते हैं, या सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इसे देख लूंगा, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे पढ़ लूंगा। आप इस तरह से आगे निकल सकते हैं, लेकिन प्रयास करें जो चीजें न्यूज में है, खास करके उससे संबंधित फैक्ट्स एंड फिगर को जरूर ध्यान रखें। ओके, क्लियर है ये? सर पूछना चाह रहे हैं, बताइए। ये सर सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सॉरी सर मैं पढ़ लूंगी, ये इंटरव्यू पैनल में बोलना सही होगा? हाँ, मैं इसे देख लूंगी सर, मैं इसे पढ़ लूंगी सर, आई विल नोट डाउन सर, आई विल से इट सर, क्यों नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो आपका दिखा रहा है कि यू आर मोर क्यूरियस टू लर्न। भले मेरे पास मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये आपका दिखाता है। मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होना चाहिए एक ऑफिसर का, अगर नहीं है तो वो डेवलप होनी चाहिए, और ये आपके पास ये होनी चाहिए, ये बेसिक क्वालिटी है। हाँ, कुछ रुपए सर कंटिन्यू करिए, कुछ बोल रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था सर कि जब बच्चे सिर्फ सॉरी सर बोलते हैं और सॉरी सर मैं इसे देख लूंगा या सर मैं इसे जो है कि रिमाइंड कर लूंगा, तो उससे क्या होता है कि लगता है इंटरव्यूअर को कि हाँ इस बच्चे को ये पता नहीं था अभी, लेकिन ही इज क्यूरियस अबाउट दैट थिंग्स, और वो आगे चल के उस चीजों को जो है कि जानने का जरूर प्रयास करेंगे। तो सिर्फ सॉरी सर से कहीं ज्यादा अच्छा ये आंसर होता है जो ये कि आप सॉरी सर मैं इसे देख लूंगा सर, ठीक है। ओके सर, पता नहीं था। सर ये भी तो बोल सकती है ना कि सॉरी सर मैं इसे पढ़ लूंगी। जी बहुत सारे बिल्कुल बोल सकते हैं। वो देखिए, इंटरव्यू का एक और बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमेशा आप जो है, एक होता है तकिया कलाम, हमेशा अलग अलग शब्दों की यूज करें। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, पार्डन सर, माफ कीजिए सर, महाशय, आप अलग अलग शब्दों से, ताकि वो बोर फील ना करें। आप एक ही शब्द को बार बार यूज करेंगे तो उनसे क्या, कहीं ना कहीं उनको क्या होगा, वो बोरियत फील होगा, वो मोनोटोनस लगेगा।
तो प्रयास करना है कि अलग अलग शब्दों का चयन करें। आप कभी लेटर पढ़िए, चाहे ये नोटिफिकेशन पढ़िए, ये कितना खूबसूरत लिखा होता है और अलग अलग शब्दों का चयन होता है। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो चीज आपको ढलना होता है, ढालना होता है अपने आप को। ओके, हाँ, कुछ और पूछना कि नहीं कोई इस मैटर पे? सर FAO का सर भी आप इंटरव्यू का सर तैयारी करवाइएगा ना? जी जी, हर सेक्शन के सॉरी, इंटरव्यू का हाँ, तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एफएओ के लिए जो है कि संजय सर हैं, वो आएंगे, अभी उनसे बात हो चुकी है हमारी। और उन बता दें कि संजय सर ने 7-8 साल तक जो है कि बैंक में काम किया है, वो ऑडिटर के पोस्ट पे रह चुके हैं। अभी उनका सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है, वो बांका में कार्यरत हैं। ठीक है, तो सर से बात हुई है, सर भी आएंगे। तो हर तरीके के स्टूडेंट्स का तैयारी करवाया जाएगा, आप चिंता ना करें। अभी सर आपके साथ हैं, ये जनरल क्वेरी आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन सर ने बहुत प्रीशियस टाइम निकाल कर आपके साथ आए हैं, तभी सर से सिर्फ ज्ञान की बातें करें। ठीक है सर वो सारी क्लास से आपका रिजल्ट आने का देरी हो रहा है। अभी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू वाले मोड में आ जाइए। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप ये वेट नहीं करेंगी जब मैं पीडीएफ में रोल नंबर देख लूंगा या देख लूंगी तब तैयारी करेंगे, नहीं। तैयारी आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। इसलिए मैं रेगुलर क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप उस मोड में आ जाएं, ताकि उस समय जब आपका रिजल्ट आए तो उसके बाद आप मॉक इंटरव्यू दें, अपने आप को ग्रूम करें। अभी उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप नोट्स बनाएंगे, तब तो फिर हो गया। नोट्स अभी से ही बनना चाहिए। दैट्स मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अभी से ही उस पर काम करें। काम करने से ये होगा कि उस समय आपका वैल्यू एडिशन करना है। अभी पॉइंट बाय पॉइंट जो भी न्यूज में रह रहा है, जैसे मैंने अभी बताया डीडीए और एमसीडी के बारे में, तो कई लोग को एमसीडी का फुल फॉर्म नहीं पता है, और इवन दे डोंट ट्राई टू नो द व्हाट इज द रियल फुल फॉर्म। मतलब आपको तो देख लेना चाहिए, सर्च के एमसीडी आप बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट, ये चीज थोड़ा सा दिखाता है कि आप अवेयरनेस नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो ये रखना है। इंटरव्यू में यही सब सर चीज बहुत चीज नहीं पूछा जाता है, सिंपल चीज। हाँ, बताइए। सर ऑप्शनल जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, उसका कितना रोल रहने वाला है इंटरव्यू के पर्पज से? रहेगा, रोल रहेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बेसिक चीज है इंटरव्यू का, ये होता है कि आप जितना पढ़ लो उतना अच्छा, कुछ ना पढ़ो। लेकिन बात है कि आप जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नहीं भी तो सर पढ़ेंगे इसमें फिर भी आप इंटरव्यू दे के आएंगे, पढ़ेंगे फिर भी आप इंटरव्यू दे के आएंगे। सर लेकिन इसी से दोनों में बेसिक ग्रेजुएशन में एक चीज जाननी थी और कोई एक बोलिए। हाँ, बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन में ऑप्शनल में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, जबकि मैंने मेंस बीपीएससी 69 में हिस्ट्री रखा था। तो हमें किस पर्पज से और किस तरीके से देखना चाहिए था सब्जेक्ट में? नहीं, आपका 69 में क्या रहा ऑप्शनल? हिस्ट्री था, जबकि मेरा ग्रेजुएशन में जो था वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स था। तो आपको दोनों पे काम करना है। आपका अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे भी काम करना होगा, जो बेसिक चीजें पूछी जाती है, और दूसरा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे भी काम करना है। मैं बता दूंगा हिस्ट्री को लेकर के क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पे हम लोग क्लास लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्लास अभी लिया जाएगा, लेकिन अभी हम एक रफली ओवरव्यू प्रयास कर रहे हैं कि ग्रूमिंग करने का, ताकि आप उस चीज से थोड़ा सा उस मोड में रहें। सर ग्रेजुएशन और ऑप्शनल दोनों में से किसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब किस पे ज्यादा ध्यान दें? आप ऑप्शनल पे ज्यादा ध्यान दें, लेकिन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया आपका 4 साल का कोर्स है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बहुत आपको डीप नहीं जाना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपका जो बेसिक है या उससे संबंधित जो कंटेम्प्रेरी न्यूज है उसको आप पता रखें। अब मान लिया आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अब ज्योग्राफी में आप मान लिए ITCZ है, मानसून है, केरला वायनाड में अभी फ्लड आ गया, 5 गांव बह गया, तो ये क्यों हो रहा है? ये आपका बेसिक अप्लाइड ज्योग्राफी है। अगर ये पता नहीं है तो पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, इतना एक्सट्रीम वेदर क्यों हो जा रहा है, अल-नीनो का इफेक्ट है, लालिना का इफेक्ट है, क्या ये पता रखना है। ठीक है, तो ये सब चीजें ज्योग्राफी का जो अप्लाइड है। हिस्ट्री में ही रिसेंट में जो कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि मान ले 29 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे, तो टाइगर डे कब मनाया जाता है, इससे पहले क्या किया गया था इनिशिएटिव, ये करेंट विद स्टैटिक थोड़ा सा आप लोग अप टू डेट हो जाए
और अप टू डेट डेली करें अपने आप को, जब तक ये इंटरव्यू चलता है, लास्ट मतलब 1-2 मंथ से लेकर के पूरा अगस्त। बताइए। एक चीज कहना करूंगी करने वाले इस क्लास में, आपकी हॉबी क्या है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपका क्या कहते हैं कि किस तरीके से जो है कि आप उस चीज को बनाएंगे, उसका नोट्स कैसे बनाएंगे, सब चीज एक एक करके हर बिंदु को हम लोग क्लास में लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सर अभी क्या करें कि थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दें और फिर जो है कि हम लोग सारे सवाल लेंगे अभी। ठीक है, ओके। देखिए, इंटरव्यू का बेसिक मैंने चर्चा यही किया था कि सबसे पहले आप लोग अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना पहला काम है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो एक तो आप हिंदी, क्योंकि आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक हिंदी अखबार, उसमें आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, कोई भी एक आप जरूर पढ़ें डेली। और प्रयास करें कि जो भी फैक्ट हो, जो भी न्यूज हो, उसको प्रयास करें कि पॉइंट वाइज लिख लें। ये हुआ आपका बिहार से संबंधित। जैसे आप दैनिक भास्कर देखेंगे तो उसमें एक पेज होता है शासन प्रशासन, तो जो भी कुछ न्यूज अगर रहता है जो शासन प्रशासन से संबंधित हो, उसको थोड़ा जरूर पढ़ें। बाकी और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, स्कीम कुछ चल रहा हो, बिहार सरकार की जो भी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं, तो उसको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू होना है। दूसरा, आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण पढ़ना है, नेशनल एडिशन, और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़िए। लेकिन ये आप डेली पढ़ने की आदत डाल लीजिए, 2 अखबार, और उससे आप इंटरव्यू टाइप का जो प्रश्न आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कुछ फैक्चुअल भी हो सकता है, उसको नोट डाउन करने का प्रयास करें अभी से ही। उससे ये होगा कि आपका एक ठीक-ठाक पिछले 1 महीने का एक अच्छा नोट्स बनेगा। उसमें क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और जो भी चीज़ें चल रही है अभी मार्केट में, जो न्यूज़ चल रही है, उससे संबंधित सभी फैक्ट्स को, कांसेप्ट को, उसको आप एक जगह लिखने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप कुछ भी मान लें इंटरव्यू मॉक देने जाना है, तो रिवीजन करके जाना है ना। क्या करेंगे आप? क्या सब पिछले 1 महीने का पेपर पढ़ेंगे? नहीं, आप वो कॉपी पढ़ेंगे, तो उससे आपका अप टू डेट रहेगा, पहला। दूसरा, अपना डेफ पे काम करना है। डेफ के लिए मैंने बताया था, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 10th कि जब आपका इंट्रोडक्शन की बारी आता है तो इसमें नाम और जिला का तो नहीं बताना होता, नेम, फादर्स नेम, जिला नहीं बताना होता। इसमें बताना क्या होता है कि मैंने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी हॉबी क्या है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है। इसमें नहीं बताना होता किस साल किए हैं ग्रेजुएशन या किस नहीं नहीं, आप बता भी सकते हैं, नहीं एज यू विश। अगर आपका अपियरिंग में निकला है या फर्स्ट ईयर है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर उसका जरूरत नहीं है बताने का, आपको लगता है कि ज्यादा गैप हो रहा है तो क्यों डिस्क्लोज करना बेवजह। जब वो देखेगा डेफ तो पूछेगा तो ओके बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। इसलिए आप अपना बताएंगे कि 10th किए हैं और किस स्कूल से किए हैं, 12th किए हैं किस कॉलेज से किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं किस कॉलेज से किए हैं। फिर आप अपना बताएंगे प्रेजेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं किसी जॉब में हूँ। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, साथ में आपकी हॉबी क्या है। ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंट्रोडक्शन में भी क्या पूछा जाता है कि मान लिया आपका स्कूल का नेम, कोई अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के नेम पे है, या आपका शहर मान ली दरभंगा है, मान ली सिवान ही है, कोई सिवान से है यहाँ पे? एनीवन कोई है सिवान से यहाँ पे? हाँ सर, बताइए सिवान के बारे में बताइए। ओके, सिवान के बारे में बताइए कुछ 3-4 लाइनें। हाँ सर, सर्वप्रथम तो सिवान हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। ओके जी। Next. और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। एक राजन बताइए। हाँ बताइए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट। स्वतंत्रता संग्राम में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जो सिवान से ही रहे हैं। रामानुज। अभी आप चुप रहेंगे, राजन जी बता रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बताइए राजन जी, बोलिए। मौलाना मजरूल हक जो है वो सिवान से ही हैं, जो कि फरीदपुर गांव से हैं। हाँ, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।
ओके, और सिवान फॉरेन से जो रेमिटेंस आता है बिहार में, उसके लिए प्रसिद्ध है। आई थिंक दूसरे स्थान पे है गोपालगंज के बाद। ओके, बेहतर ट्राई किया आपने। हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे? इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करिए। कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? ऐड करिए। सर एक है कि सिवान जो है फॉरेन जाने में पूरे बिहार से सब पहला नंबर पे आता है। ओके, और नहीं, इनके पास पॉइंट। और सिवान में एक दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। एक मेहदार, नाम सुने हैं राजन जी? जी 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 बिल्कुल। और सुहागरा शिव मंदिर का नाम सुने हैं? हाँ हाँ, ये दोनों मंदिर मतलब महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है, मेहदार और सुहागरा शिव मंदिर, जहाँ पे मेहदार महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि राजकीय पर्व के नाम से भी उसके टैग दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए, बहुत बेहतर। तो ये कहने का मतलब कि जिस आप स्कूल से हैं, जिस कॉलेज से हैं, उसका नाम, उस शहर का नाम, 10th का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी आप ध्यान रखेंगे डैफ में। इसके अलावा डैफ में क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे। उसको भी आप एक बेसिक, जैसे किसी का मान लिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है, अगर लगता है तो क्यों लगता है, शासक में अलग अलग, चाहे वो अकबर हो, एंशिएंट में आप चंद्रगुप्त मौर्य है या अशोका है, मिडिवल में आपका अकबर है, मॉडर्न में गांधी जी हैं, किसको आप महान मानते हैं, क्यों मानते हैं, मतलब ये बेसिक है। कोई भी आपका, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। उसके बाद हम आते हैं आपका हॉबी पे। तो जिनके पास अगर हॉबी नहीं है तो प्रयास करें ऐसा हॉबी हो। अगर हॉबी तो होता ही हर किसी का होता है, बस यही अंतर होता है कि उसमें आप कितना रुचि रखते हैं और उसी को कितना जानते हैं। जो भी आपकी हॉबी हो, तो उस हॉबी के बारे में आपका गहन जानकारी हो, चाहे वो खेलना पसंद हो, डांस करना पसंद हो, सिंगिंग करना पसंद हो, कविताएं लिखना पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, हिस्टोरिकल भी और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी। सर एक सेकेंड, सर हॉबी जैसे कि हमें सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद है सर, सॉन्ग से उठती हूँ तो सर पेंटिंग में सर थोड़ा उस खाना, जैसे कि सर कोई चाइनीज खाना है, कोई अच्छा खाना है, तो सर वो बनाने में इंटरेस्ट है। तो सर ये तीनों चीज है मेरे पास, तो सर क्या बताऊंगी? क्या क्या है? लिसनिंग सॉन्ग, दूसरा सर सॉन्ग सुनना सर, जैसे कि सॉन्ग सुनना सर, गुनगुनाना गाना, ठीक है? हाँ, सॉन्ग सुनना होगा। हाँ, दूसरा? अच्छा, तीसरी है सर पेंटिंग, जैसे कि कुछ अच्छा फूल कढ़ाई देखी तो वो। सर तीसरा है सर, जैसे कि कुछ खाना अच्छा देखी तो मैं भी देख के सर उसका नकल करके बनाना। तो आपका तीनों अच्छा है, लेकिन पेंटिंग को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है? और सिंगिंग, अगर सिंगिंग आप अच्छा गुनगुना लेती है, अगर लगता है कि आप ठीक गा लेती है, तो आप पक्का रखिए, सिंगिंग और पेंटिंग रखिए दोनों। और कुकिंग तो कॉमन है, तो अगर ये आपके पास ये दोनों क्वालिटी है, तो ये दोनों को ही पहले ज़्यादा अच्छे से ग्रूमिंग करिए, सिंगिंग एंड पेंटिंग। बाकी वो लास्ट में आपको मन, लेकिन ये दोनों ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों को आप अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो भी इसका हिस्ट्री है। हाँ, बताइए सर मेरा सवाल है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ सवाल पे, बस थोड़ा सा कुछ और मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग ये टीचिंग आ को गए, सर हॉबी रख सकते हैं, टीचिंग मैं आ रहा हूँ, सब मैं प्रश्न का मौका दूंगा, मैं आ रहा हूँ इस पे, ठीक है? तो मैं ऑप्शनल पे बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि करंट पे। मैंने बताया कि करंट में आप लोग उसका 2 कॉपी बनाएंगे अलग अलग, एक बिहार का रखेंगे, बिहार में भी दोनों स्टैटिक रहेगा, जो आपने पीटी मेंस में पढ़ा है उस पर जरूर उसको अच्छे से देख लेंगे, जो आपका नोट्स है बिहार का। अभी जो करंट 6 महीना बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ, जो कोई भी एक्ट आया, चाहे वो लेदर एक्ट है या आपका टूरिज्म एक्ट है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट आया था, इन्वेस्टमेंट हब पॉलिसी, तो कुछ कुछ चीज़ें जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है,
बिहार का क्या डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, रिसेंट में और क्या-क्या चीज़ बिहार में हुई है। तो उसको एक आप अलग से बढ़िया सा बिहार का जो कुछ भी न्यूज़ घट रहा है पिछले 6 महीने में, उसको आप गो थ्रू करेंगे। किसी भी आप करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन जो 6 महीने की हो, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें जो-जो आपको पॉइंट वाइज़ लिखने का प्रयास करिए। उसी प्रकार से आप नेशनल को करेंगे। नेशनल में मैंने बताया कि अलग-अलग सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। पॉलिटी आईआर को एक साथ रख लीजिए, साइंस एंड टेक अलग रख लीजिए, एनवायरनमेंट अलग बना लीजिए, स्पोर्ट्स बना लीजिए, इकोनॉमी का बना लीजिए। ये 5-6 सेक्शन बना करके उसको पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मान लिया पॉलिटी में अभी क्या न्यूज़ चल रहा है, बताइए? अभी यूनेस्को का बैठक हुआ था, जानकारी है? यस सर, यस सर। हाँ, यूनेस्को के बारे में क्या है, इसका कब स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन का कौन-कौन सा बॉडी है, ये आईआर पॉलिटी में आ जाएगा। कुछ अगर रिसेंटली यस बिल सर। आया तो उसके बारे में देख लेना है। तो ये आपको सेग्रीगेट करके पढ़ने का प्रयास करना है। इकोनॉमी में अभी बजट आया, बजट में कैसा बजट रहा, मिडिल इनकम वाले पीपल के लिए क्या किया गया, कितना क्या होना चाहिए, आपके अनुसार बजट कैसा है और कैसा हो सकता था। ओल्ड पेन जब बजट आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस और एनपीएस, क्या है फुल फॉर्म? ओल्ड पेंशनर स्कीम सर और न्यू पेंशनर स्कीम। पेंशन स्कीम, इनका मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड हाँ, पेंशन देखिए स्कीम। देखिए न्यू बोला, एगो बोला न्यू, केशव भुवनेश्वर, बहुत अच्छा नेशनल आप जा रहे पेंशन हैं। स्कीम सर। नेशनल होता है, यही माइन्यूट चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। यू शुड गोइंग टू बी एन ऑफिसर, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। एक छोटी सी अगर आप मिस्टेक करते हैं ना, अशुद्धियां लिखते हैं, तो क्योंकि आपका वो लेटर कहाँ तक जाएगा, तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको मैन्यूट तरीके से चीज़ों को पढ़ना, मैं बार-बार कर रहा हूँ। चलिए, आप बताइए ओपीएस, एनपीएस कब से चल रहा है न्यूज़ में? और आप ओल्ड और न्यू कर रहे हैं। नहीं, नेशनल पेंशन स्कीम, क्या प्रोविज़न है ओपीएस का, एनपीएस का क्या प्रोविज़न है? तो ये जब बजट आया, तो बजट के बारे में, बजट कौन-सा आर्टिकल में है, इकोनॉमी में ये सब चीज़ें आएगी। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएँ अभी से ही। जो उसका कुछ प्रश्न रेज़ होता है, नहीं आता है, सर से पूछिए, रुपेश सर हैं, आदित्य सर हैं, हम हैं, आप ग्रुप में टाइप कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी से ही उसको सेग्रीगेट करके प्रत्येक इंटरव्यू कैंडिडेट्स ये काम ज़रूर करें, आपको मतलब इंटरव्यू का आधी तैयारी आपका यहीं हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना, मॉक इंटरव्यू देना। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएँ और हमेशा पॉइंट वाइज़ लिखें। पॉइंट वाइज ओपीएस एनपीएस बीच में लाइन खींचेंगे, ये कब आया, 2004 में खत्म हो गया, ये कब आया, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करती है, इसमें क्या ग्रेच्युटी देती है और पेंशन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, ये शेयर मार्केट पे आधार होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो उसको गो थ्रू करेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा बात? तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का। तो ये मैंने बताया, और हॉबी का तो बनाना ही है। ये आपका 5-6 सेक्शन है, इस पे आपको अभी से ही अलग-अलग कॉपी बना लीजिए और नोट्स बनाइए। बाकी जो अभी चल रहा है, जैसे कि आपका बेसिक चीजें, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस? जिनका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहा है या इंजीनियरिंग से इधर आए हैं, तो क्यों आए, क्यों आना है, ये सब आंसर आपका ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, फैब्रिकेट होना चाहिए। आपने इंजीनियरिंग से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लिया, आपका इतना गैपिंग क्यों है, किन्हीं का 4 साल होगा गैपिंग, किन्हीं का 2 साल गैपिंग होगा, तो ये गैप क्यों है, उसका भी एक परफेक्ट आंसर तैयार होना चाहिए। इसके अलावा क्या बेसिक एट्रीब्यूट्स होता है एक ऑफिसर का, अपने अकॉर्डिंग आपने क्या किया। जैसे मान लिया कोई बोल दे कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप बताइए कि क्या आपने इस 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल में ऐसा क्या क्या लीडरशिप वाली क्वालिटी वाली काम किए हैं। तो यू शुड हैव द एग्जाम्पल कि हमने अपने स्कूल में हाउस कैप्टन रहा, मॉनिटर रहा, या 12th में कॉलेज में मैं ये किया, या इंजीनियरिंग कॉलेज में या ग्रेजुएशन के कॉलेज में मैं टेक फेस्ट आयोजन करवाया, या जो भी आप करवाए हो, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, या मैं मॉनिटर था, कुछ भी आप
तो लीडरशिप अगर आप बोल रहे हैं तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, या आप जहाँ लॉज में रहते थे वहां पे हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, कुछ भी। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज स्कूल में ही, आप कहीं भी, या आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए थे तो आपने कुछ सोसाइटी एक्टिविटी करवाया, जो भी हो। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आई हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो वो एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए ताकि उसको आप जस्टिफाई कर सको। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपके पास क्यूरियोसिटी है लर्न करने का, सेल्फ अवेयरनेस है, या आप डिसिप्लिन्ड है, टाइम मैनेजमेंट है, आप अच्छा, आपके पास मैनेजमेंट स्किल है, जो भी आपका जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को आप 4-5 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो होगी। आप अपने अंदर झाँकिए, क्या-क्या आप काम किए हैं इस 25 सालों में, 22 साल में, उस हिसाब से आप अपने आप को देख करके वो क्वालिटी जब आपसे पूछा जाए कि आप में ऐसा क्या क्वालिटी है कि मैं आपको लूँ, या आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो अदर से अलग है, तो कुछ ऐसा बताना है, नहीं है उस अगर देखिएगा, झाँकिएगा तो आपके अंदर होगा, हर व्यक्ति के अंदर होता है। दूसरा चीज़ क्या करना है, साथ-साथ उसमें एग्जाम्पल अपने लाइफ से। 25 साल में बहुत कुछ करता है इंसान, तो वो लाइफ कहीं न कहीं आप स्कूल में, फैमिली में, फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाए होंगे, शादी करवाए होंगे, मतलब बहन का शादी में, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन वो सब दिखना चाहिए। जो आप बता रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है अपने आंसर के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा एक लास्ट, कैडर। कुल 18-20 जो भी, किस बार कितने पोस्ट हैं? कितने प्रकार के कैडर है देखे हैं नोटिफिकेशन? 362 पोस्ट। पोस्ट नहीं, कितने प्रकार के कैडर है? 15 कितने सेवा है? 15 सेवा है। तो 15 सेवा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन 15 सेवा है तो कम से कम 15 पेज आपका बनना चाहिए, चाहे वो बीएस है, बीएफएस है, बीपीएस है, या उधर जाएंगे एमईओ है, जो भी आपका जितना कैडर है, असिस्टेंट, ये आपका लेबर सुपरिटेंडेंट जेलर का है, हाँ लेबर सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रार है, है, जो भी जेलर वाला भी है, जेलर है, होम गार्ड का कमांडेंट है, तो जो भी आपका है, बाकी एमईओ है, बीपीआरओ है, आरडीओ है, तो वेलफेयर सारा ऑफिसर आप उसको क्या करेंगे, बना लेंगे अलग अलग पेज, 15 पेज। ये सब हम सर क्लास भी लेंगे हम लोग। हाँ हाँ सर बताइए, बस अभी बस आपने खत्म बोला कि करना हर है। एक कैडर के बारे में आप खुद बना। सर हम लोग से तो ज्यादा आप अभी सर्विस में है सर, तो आप उस कैडर के बारे में जानते होंगे सर कि वर्क क्या है, तो आप ही सर एक एक पेज का बना के हम लोग को पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा सर, ये ज्यादा बेहतर रहेगा सर हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग क्लास ले लेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला नंबर तो आप ये लिखने से बचिए नहीं, जितना लिखिएगा उतना आपको अच्छे से याद होगा, समझिएगा। हम आपको लिख के दे देंगे, वो आधा समझिएगा आधा नहीं समझिएगा, हम उसका क्लास ले लेंगे। 15 जितना सर्विस है सबके बारे में अच्छे से बता देंगे, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, उसको आप फिर खुद से लिखिएगा। जहाँ आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता चल रहा है सर, इसमें क्या फंक्शन था, क्या अंतर था, तो मैं फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ तो अभी जो मैं बताया, एक क्वेश्चन आ था आपसे, अगर कोई नौकरी में है सर पहले से, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा, मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, ये सब आपको जो बेसिक चीजें हैं बता दिया, इस पे आप लोग जरूर काम करेंगे। उसमें सबसे पहला आपका न्यूज़पेपर, डेफ, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, हॉबी। जब भी आप बैठे इंटर यहाँ पे आए तो कॉपी कलम लेकर बैठे और उसको नोट डाउन करें। हाँ ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे बताइए। मैं सर थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो बच्चों ने सवाल उठाया कि सर 15 सर्विस है और सर्विस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो बच्चे आप निश्चित रहें, जितनी भी सर्विस हैं आपकी, यही नहीं कि सिर्फ सर्विस के बारे में बताएंगे। जब आप इंटरव्यू क्लास में जुड़ेंगे तो हम लोग एक एक चीज करके आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा सर्विस आपके लिए बढ़िया होगा, आप लेवल 9 को ऊपर रखेंगे, लेवल 7 को कहाँ पे रखेंगे, लेवल 8 के सर्विस को कहाँ पे रखेंगे, लेवल 6 के सर्विस को कहाँ पे रखेंगे। आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अर्बन एरिया में जॉब करना चाहते हैं, आप रूरल एरिया में जॉब करना चाहते हैं, किसी को मतलब कि क्या कहते हैं काम वाला पोस्ट अच्छा लगता है, किसी को पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है, किसी को ऑफिस वाला जॉब अच्छा लगता है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके आपसे पर्सनली 1 to 1 बाकायदे डिस्कस करेंगे। इन जनरल भी हर सर्विस के बारे में बताएंगे भी,
ताकि आपको जब वहां पे पूछा जाए कि आप इसमें किसी सर्विस में आपने प्रेफरेंस पे रखा है कि 1 नंबर प्रेफरेंस, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे ये रखा है, तो बताइए 3 नंबर पे आपने इसको क्यों रखा है? तो आपको इसका जवाब देने के लिए तो आना चाहिए ना। तो इसी चीज के लिए हम लोग सर लोग और भी जो प्रोफेसर हैं, सर हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसी बात के लिए हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चित रहें इस चीज को लेकर के, ठीक है सर? जी सर आपका एक सवाल था कि वहाँ पूछा जा सकता है कैंडिडेट से कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। और सर आप जो सिविल मेरा सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फील्ड में क्यों? हाँ बताइए। लेकिन जो मेरा इस फील्ड में आने का एक बड़ा कारण रहा वो कोविड के दौर में जो रिवर्स माइग्रेशन था वो रहा है। हालांकि जो मेरे क्षेत्र से राजस्थान, पंजाब के क्षेत्र में जो लोग काम करने गए थे, वो जब लोग आए तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उनकी कितनी मदद की। अब तक हम लोग जो प्रशासन का रोल देखते थे वो दूसरा था, लेकिन उस समय उनका रोल दूसरा था। और फिर लगभग 10 से 15 दिनों तक उनके बारे में सुनने के बाद लगा कि प्रशासनिक फील्ड में आना चाहिए, तो मैंने मन बनाया और फिर से इस फील्ड में आने का प्रयास किया। देखिए, जब भी इंटरव्यू का प्रश्न सब्जेक्टिव होता है, जैसे ये प्रश्न क्या है, आप सिविल सर्विस या इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, तो क्या है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सब्जेक्टिव आंसर होगा। तो प्रयास करें कि 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट रखें, ठीक है। ये आपका एक कोविड वाला बहुत अच्छा आंसर है, थोड़ा अलग भी आंसर है। इसके साथ जैसे अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो क्या उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है? अगर उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर वो समय देते हैं बोलने का तो आप इस पॉइंट को भी रखेंगे कि ये हमारे लिए एक बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है ना। तो ये है। इसके अलावा और क्या है, आपको एक डाइवर्सिफाइड रोल है इसका, डाइवर्सिटी इन वर्क है, इलेक्शन का काम करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, एग्जाम ड्यूटी होती है, अपना डिपार्टमेंटल काम होता है, आपदा से संबंधित काम होता है। तो बहुत तरह के नए नए चैलेंजेस होते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो डाइवर्सिफाइड वर्क है। इसके अलावा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये एक प्रत्यक्ष अवसर है, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी, कि आप जो सबसे लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसके जीवन में थोड़ा बहुत आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके उत्थान में, उसके बदलाव करने में। तो कुछ जैसे देखिए, ये आपका सिर्फ एक रीजन नहीं रखना है, कुछ भी आप आंसर दें, जब भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो उसका एक आंसर नहीं होता है। इसलिए हमेशा सर इसके कई रीजन है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ये है, पहला ये है सर, दूसरा ये है सर, वो अपने स्टॉप कर देगा, वो समझ जाएगा मतलब कि इंटरव्यू कैंडिडेट्स आर टोटली क्लियर अबाउट देयर विजन, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको पता चल जाता है। वो 20 साल से ही काम कर रहे हैं वो। तो हमेशा कुछ भी आंसर जब करें तो 1 पॉइंट नहीं, कोई भी प्रश्न हो, 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट रखें। नहीं सर, दूसरा कारण फाइनेंशियल भी था, क्योंकि लगभग 16 महीने तक हम लोग का फिटनेस सेंटर, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, ये आपका ऑनेस्टी वाला आंसर है, तो ऑनेस्टी को आप छिपा नहीं सकते हैं। तो हम 3 दोस्त मिलकर अगर वो कोई सेपरेट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड है तो बिल्कुल